हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लगभग 30 to 60 क्वेश्चन। वैसे तो आपके प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 30 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन हम 2 शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 12 तारीख को एग्जाम हुआ था। पहले शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है? ऑप्शन है अनुकरण विधि, ऑप्शन बी व्याकरण विधि, ऑप्शन सी प्रयोग विधि, ऑप्शन डी फ्रॉबल विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकरण विधि। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण की अपेक्षा की जाती है? हिंदी शिक्षण में कौन से गुण की अपेक्षा, विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? तो वो है विशिष्ट गुण कुशल अभिव्यक्ति की। तो कुशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो सबसे अंत में कराना चाहिए लिखने के कौशल का। अब सबसे पहले सबसे अंत में ये कैसे पता चलेगा? इसका एक ट्रिक है दोस्तों। सुबो पली आपको याद रखना है। सु फॉर सुनना, बो फॉर बोलना, प फॉर पढ़ना और ली फॉर लिखना। इसीलिए सुबोपली सबसे लास्ट में पूछा है, तो ली आता है लास्ट में, ली फॉर लिखना। लिखना हो जाएगा सबसे अंत में, अंत वाला कौशल। और सबसे प्रारंभ में पूछे तो सुबोपली, मतलब सु आ रहा है सब, सुनना। ठीक है, तो सुनना हो जाएगा सबसे पहला कौशल। ट्रिक है इसका सुबोपली, ये आपको जरूर याद करना है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं अनुकरण वाचन के। अगला, पढ़ना, निम्नलिखित में से पढ़ना सिखाने के लिए साक्षर प्रणाली का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था मोंटेसरी ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन सी सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है 36 मिनट की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं दोस्तों किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। अगला, निम्न में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था राधारमन आयोग, सॉरी मुदालियर आयोग द्वारा। ये बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं, वो नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया किसने? मुदालियर आयोग ने। अगला, किस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत और तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है? तो वे है प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे से पूरक है, तो ये कहलाएगी कौन सी विधि? तो ये कहलाएगी दोस्तों दल शिक्षण विधि। अगला, छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना एवं लेखन की गति में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? कौन सी विधि का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है श्रुतलेख अभ्यास विधि का उद्देश्य। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है तो वो है शिक्षण की समयावधि तय नहीं करना। अगला, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार कार्य करती है, इस हेतु कौन सी विधि सहायक है? तो किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए तो ये है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गद्य से, तो गद्य आपको पढ़ना है, प्रश्नों को हल करना है, इसे गद्य में आंसर रहते हैं इसके, तो गद्य आप पढ़ लेंगे एक बार। क्वेश्चन दिया गया है, उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारी सांस्कृतिक अस्मिता और विज्ञापन, इसका क्या है? उचित शीर्षक है। शीर्षक कैसे पता चलता है? तो शीर्षक पता चलता है, पूरा गद्य आप जब पढ़ेंगे तो जो शब्द या जो लाइन बार बार आई होगी वो आपका शीर्षक हो जाता है। जैसे यहाँ पे पढ़ के देखते हैं, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता और विज्ञापन आ रहे हैं बार बार या नहीं। तो भूमंडलीकरण और बाजारवाद की इस परिवेश में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाएं सिमटती जा रही है और पूरे विश्व में बाजारू संस्कृति की जड़ गहराती जा रही है।
फिर ऐसी पूंजीवादी सांस्कृतिक सामाजिक संरचनाओं में पारस्परिक तालमेल स्थापित करने के लिए सूचना तंत्रों का फैलाव तो लाजमी ही है ना। इस सूचनाओं के तीव्र प्रसार के लिए प्रभाव उत्पादक तरीका एकमात्र नजर आ रहा है, वो है विज्ञापन। हर व्यक्ति तक कुशलता से पहुंच बनाने में विज्ञापन एक दिव्यास्त्र सिद्ध हो रहा है। विज्ञापन का इतिहास पूंजीवादी से ही शुरू होता है। ज्यों ज्यों पूंजीवादी परवान पर चढ़ता गया, त्यों त्यों विज्ञापन का स्वरूप भी अपना रंग बदलता गया। आज विज्ञापन होर्डिंग, भित्ति चित्र मुद्रण, रेडियो, दूरदर्शन आदि से सफर करते हुए इंटरनेट तक आ पहुंचा है। औद्योगिक क्रांति से लेकर वर्तमान सूचना क्रांति तक इसकी भूमिका निर्णायक रही है। इतिहास साक्षी है कि किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक उत्थान पतन में विज्ञापन अस्त्र की तरह प्रयुक्त होता रहा है। आज एक तरफ प्रतियोगिता से समृद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने में विज्ञापन स्वयं एक प्रतियोगितापूर्ण उद्योग बनता जा रहा है, और जिस अनुपात में धनों को पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसी अनुपात में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, विश्व की पूंजी कुछ हाथों में सिमटती जा रही है। उच्च मध्यम वर्गों की छलांग लगाने की कवायद भी बढ़ रही है, और निम्न मध्यम वर्गों के पांवों तले जमीन निरंतर खिसकती जा रही है। निर्धन मजदूरों की स्थिति का तो कहना ही नहीं है। उच्च मध्य वर्ग के लोगों में जिस रफ्तार से दिखावे की संस्कृति गति पकड़ रही है, उसी गति से उनकी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता भी खोती जा रही है। आज विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक विसंगतियां, राष्ट्रीय एकता पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। मूलभूत सारी सुविधाएं समृद्ध लोगों के पास, और गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण आदि से उत्पन्न सारी कुंठाएं दूसरी तरफ सिमटती जा रही है। स्पष्ट है, विद्रोही हिंसक तो होंगे ही। तो ये रहा पूरा गद्य। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उपयुक्त गद्यांश में नहीं है? तो ऑप्शन सी आधुनिक शब्द नहीं है, बाकी प्रभावोत्पादक, अस्मिता और मूलभूत ये सारे ही शब्द इस गद्य में हैं। अगला प्रश्न, पूर्णतः सत्य कथन का चयन करें। आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सत्य कथन है। सेम लाइनें इसमें गद्य में दी गई है। अगला प्रश्न, इतिहास साक्षी है कि किसी देश के खालिस्तान व सांस्कृतिक उत्थान पतन में विज्ञापन अस्त्र की तरह प्रयुक्त होते जा रहा है। आंसर हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लोकोक्ति मार मार कर हकीम बनाना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों जबरदस्ती आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द है यहाँ पे ऑप्शन सी अंश। अगला प्रश्न, अपादान कारक का सही उदाहरण बताएं। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है वो अपादान का उदाहरण है। आपने मुझे हानि से बचाया। अब है अगला प्रश्न पद्य से, तो पद्य आपको पढ़ने हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इसके रचयिता कौन है? अब पढ़ते हैं हम काव्यांश। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगाया। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हूँ, बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ये था काव्यांश। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रचयिता कौन है इसके? तो इसके रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, कवि ने बचपन में क्या काम किया था? तो कवि ने बचपन में कुछ सिक्के जमीन में दबा दिए थे कि वो पेड़ बनकर फलेगा। अगला, कवि ने किस अवस्था में कुछ सिक्के जमीन में दबा दिए थे? तो वो दबा दे अबोध अवस्था में, बचपन में। अगला प्रश्न, तृष्णा का अर्थ क्या है? दोस्तों तृष्णा का अर्थ है आकांक्षा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन करें। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है वो शुद्ध शब्द है, श्रृंगार। अगला प्रश्न, अपना सोना खोटा तो परखैया क्या दोस्त का क्या दोस्त का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों कि हम में ही कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोस्त। अगला प्रश्न, जान से मारने की इच्छा एक शब्द में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे
जिज्ञासा, ऑप्शन डी। तो ये थे 30 क्वेश्चन। बाकी के 30 क्वेश्चन भी हल करेंगे हम इसी वीडियो में। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी विषय के, उन्हें भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। आकलन अध्यापक के विद्यालय में दैनिक चर्या का एक अंग बन गया है क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शन में तीनों ही सही हैं। जैसे क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि बच्चों को जो कुछ भी सीखना चाहिए क्या वे सीख पा रहे हैं। दूसरा, एक अवधि विशेष में बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, इससे यह ज्ञात होता है कि बच्चे की भिन्न भिन्न विषय क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां रहीं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। तो ऑप्शन तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ऑप्शंस में से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है क्या। स्वरों को लिखना सिखाना, व्यंजनों को लिखना सिखाना, या स्वर व्यंजन को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना, या फिर गुणा एवं भाग सिखाना। तो भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है स्वरों एवं व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। अगला प्रश्न, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। अगला प्रश्न, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है। तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो ये है ब्रज भाषा की रचना। अगला प्रश्न, लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है दोस्तों केवल भाषा के अंतर्गत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। तो ये इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, जो चित्र होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे घर समाज से क्या अर्जित करते हैं या क्या सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो घर और समाज से भाषा अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं। तो मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अक्सर देर से ग्रहण करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण की दृष्टि में निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो ये है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन ए। अगला, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। छात्रों में योग्यता का विकास करेंगे, बिल्कुल नहीं। भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, हाँ ये सही आंसर है आपका, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र की रचना कब हुई। त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई दोस्तों सन 1956 में। अगला प्रश्न गद्य से है, पूरा गद्य आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ें, इसके बाद गद्य पढ़ना है। क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। इसमें से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पद का प्रयोग उपयुक्त पद्यांश में नहीं किया गया। तो श्रम नियोजन शब्द या पद का प्रयोग इस पद्यांश में नहीं किया गया। अगला, भारत जैसे विशाल देश खालिस्तान जीवन बिताने के लिए मजबूर है। तो भारत जैसे विशाल देश जो है वो लगभग 40% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। अगला प्रश्न, बाल श्रम से संबंधित पहला विस्तृत कानून कौन सा है। तो बाल श्रम से संबंधित पहला विस्तृत कानून जो है वो है 1986 का बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986। अगला, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पंक्तियां जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पॉलिश करे वो भविष्य के फूल, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बाल श्रम की से, तो बाल श्रम से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा शब्द का है बचपन, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो कवि श्रेष्ठ में समास है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, महात्मा में कौन सी संधि है? तो महात्मा में है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी। अब दिया गया है काव्यांश, इसे पढ़ना है। क्वेश्चंस दिए गए हैं, आगे कई सारे होंगे, 6 से 7, उन्हें आपको सॉल्व करना है। पद्यांश पढ़ें पहले। तो देखो, सोचो, समझो, सुनो, गुनो और जानो, इसको उसको संभव हो निज को पहचानो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो, जीवन की धारा में अपने को बहने दो, तुम जो कुछ हो वही रहोगे मेरी मानो, वैसे तुम चेतन हो, तुम प्रबुद्ध ज्ञानी हो, तुम समर्थ हो, तुम कर्ता अतिशय अभिमानी हो, लेकिन अचरज इतना तुम कितने भोले हो, ऊपर से ठोस दिखो अंदर से भोले हो, बनकर मिट जाने की एक तुम कहानी हो, पल में रो देते हो, पल में हंस पड़ते हो, अपने में रम कर तुम अपने से लड़ते हो, पर यह सब तुम करते हो इस पर मुझको शक है, दर्शन में मानसा यह फुर्सत की बकझक है, जमने की कोशिश में रोज तुम उखड़ते हो। ये रहा काव्यांश। इसके रचयिता पूछा गया है, तो इसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश में कवि स्वयं को किस में बहने को कह रहा है? तो वे कह रहा है दोस्तों जीवन की धारा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अचरज का अर्थ क्या है? अचरज का अर्थ है दोस्तों आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई बात या वस्तु। अगला प्रश्न, प्रबुद्ध का अर्थ क्या है? तो प्रबुद्ध का अर्थ है जागा हुआ या जागृत। अगला प्रश्न, निम्न में से वाक्य मरने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द का चयन करें। तो मरने की इच्छा करने वाला को कहते हैं मुमुर्षु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मनोरम में कौन सी संधि है? दोस्तों विसर्ग संधि है मनोरम में। अगला प्रश्न है, अपना खालिस्तान जैसा है रहने दो, जीवन फिर खालिस्तान में अपने को बहने दो। तो अपना चेहरा जैसा है उसे रहने दो और जीवन की धारा में अपने को बहने दो, ये लाइन इसमें दिया गया है, तो उसी का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम का स्तर है? तो परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर एवं स्मृति स्तर तीनों ही शिक्षण अधिगम के स्तर है। तो ये रहे पूरे 60 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में। इसमें बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, उसके थ्रू आपको नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक समय रहते पहुंचाई जाती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय रहते आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उपलब्ध हो। तो